राज्य में अब 10 घंटे काम होगा। और ये क्यों होगा? उनका कहना है कि राज्य में अभी आपको और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और निवेशकों को लुभाना है, और वो कब आएंगे? जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। और वो कैसे होगी? ज़्यादा काम करने से। तो फिलहाल जो उनका फैसला है वो लागू होगा फैक्ट्रीज के ऊपर। मतलब जहां पर हम देखते हैं कि शिफ्ट में काम होता है, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, और कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये फैसला लागू होगा। अब प्राइवेट सेक्टर तो फिर ऑल इनकम पासिंग हो गया कि हर किसी, जो भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, अब उसे 10 घंटे काम करना होगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोडक्टिविटी और काम के घंटों को लेकर एक अलग तरीके का अप्रोच है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी काम के घंटों से नहीं बनती है, और बहुत सारी जगहों पे तो काम के घंटे कम किए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने काम के घंटे बढ़ाए हैं। बीच बीच में कई बार हम बड़े बड़े कॉरपोरेट से सुनते हैं कि ज़्यादा घंटे काम करना होगा, उस समय बड़ी बहस छिड़ जाती है उसके ऊपर। लेकिन अब ये तो एक राज्य सरकार का आदेश है, इसका क्या कीजिएगा? विरोध भी हो रहा है, ट्रेड यूनियंस थोड़ी विरोध कर रहे हैं, कुछ एक सोशल मीडिया पर भी विरोध के स्वर उभरे हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये फैसला पूरी तरह से क्या कहता है, इसका पर्पस क्या है, और इससे किस तरीके से प्रोडक्टिविटी या सरकार को फ़ायदा होगा, और क्या खुद सरकार ने अपने काम के घंटे बढ़ाए हैं। ये कुछ प्रमुख सवाल होंगे जो आज हम यहाँ पूछेंगे और उन तक पहुँचेंगे। कुछ चीज़ें हम जरा देख लेते हैं, इनफैक्ट्स क्या है। तो आंध्र प्रदेश में 10 घंटे काम का प्रस्ताव है। प्रस्ताव इन द सेंस की सरकार में अंदर कैबिनेट में इसकी मंजूरी हो गई है। अब नियमों में परिवर्तन की बारी है, यानी उसका जो ऑफिशियल काम है या जो एक कागजी काम है, सिर्फ वो बचा है। अब कानून में बदलाव की तैयारी हो रही है। जैसा मैंने कहा, 10 घंटे काम को अनिवार्य कर दिया जाएगा, और अब लेबर यूनियनों ने इसका तीखा विरोध जताया है। कहना है उनका कि इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। आप 10 घंटे बता के 12 घंटे काम करेंगे। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी, इस तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ की लेबर यूनियन की तरफ से आए हैं। और खुद यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार का ये कहना है, या नायडू सरकार का ये कहना है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और साथ में जो इनकी अदर पॉलिसीज है, इंक्लूडिंग द जीसीसी और आईटी पॉलिसी, उसको ये अलाइन करती हुई चीज़ है। और इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब इस पूरे फैसले की थोड़ी विवेचना हम करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन, और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। चंद्रबाबू नायडू का ये फैसला, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट, इंक्लूडिंग जो इन्फोसिस के फाउंडर है वो, या तमाम और लोगों ने बीच बीच में बातचीत की यहाँ पर कि भाई काम के घंटे ज़्यादा होना चाहिए। बड़ा विरोध हुआ, हमने सबने बैठ के बातचीत की, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, और अब तो ये एक सरकारी फैसले के तौर पर आया, भले ही अभी एक प्रदेश के लिए है। कैसे देखेंगे आप इसको? क्या काम के घंटे बढ़ा देना उचित है? देखिए, मैं इसको ना थोड़ा ज्यादा बड़े लेवल पे अगर देखूँ तो आज के डेट में जो पूरी दुनिया में जो कंपटीशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कहाँ के लोगों के पास काम होगा। अगर हमारे के साथ चाइना की इस बात की ही लड़ाई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए या चाइना में जाए। और आज के डेट में तो अमेरिका भी बोल रहा है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ही आएगी और हमारे यहाँ ही रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि आज के डेट में इकोनॉमी के लिए फाइट है कि कौन सी इकोनॉमी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रखेगी, कौन सी इकोनॉमी अपने यहाँ सर्विसेज रखेगी, और ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो वर्ल्ड को बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है जिसके लोग अट्रैक्ट हो जाए। अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल जाते हैं तो पहले जब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग थी तो अमेरिका ग्रो हुआ, उसके पहले जर्मनी में जब थी तो जर्मनी ग्रो हुआ, चाइना में आए तो चाइना ग्रो हुआ। आज के डेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ एक वर्ल्ड इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखे, सर्विसेज हब के रूप में तो जानता ही है, और हमारे यहाँ एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्कफोर्स वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि 1-2 घंटे से अगर हम एज ए इंडिविजुअल, अगर हम वर्कर या एज ए एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से देखें तो थोड़ा चुभता है। बट अगर हम ओवरऑल होलिस्टिक देखें, हम एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कम काम है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ है कि अगर हम कुछ फ्लेक्सिबल करें, जैसे कोई सेल लगती है तो ज्यादा माल बिकता है, डिस्काउंट आ जाता है तो ज्यादा माल बिकता है, अगर 5 पे एक बोनस आ जाए तो ज्यादा माल बिकता है। तो आज के डेट में यह है कि हमारे देश के पास क्या अलग है ऑफर करने के लिए दुनिया को, या विद इन कंट्री देखे तो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास क्या अलग है ऑफर करने के लिए बाकी स्टेट से।
अगर आप इनकी देखें चंद्रबाबू नायडू की, तो शायद बिफोर 2000 अगर माइक्रोसॉफ्ट में अपना पहला सेंटर हाईटेक सिटी हैदराबाद में लगाया था, तो बहुत सारे ऐसी कंपनी थी जो आज से 25 साल 20 साल 25 साल पहले अट्रैक्ट होके कंट्री में आई, वहां पे सेटअप बना, और वहां से शायद आईटी का ट्रिगर हुआ पूरी पूरी कंट्री में। उसके बाद कंपनी आई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और सारी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ सेटअप है। तो मुझे ये लगता है कि इसको सिर्फ वर्कर के ओवर टाइम से ना कंपेयर करके ये देखा जाए कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका स्टेट 1 घंटा ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब हर कंपनी आपके यहाँ के प्रोडक्शन सेटअप करना चाहेगी, हर कंपनी आपके यहाँ के कुछ ना कुछ ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहेगी। जब जी। ज्यादा कंपनी जाएंगी तो आपके लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, और जब ज्यादा काम मिलेगा तो तो वेजेस, आप ये कह रहे हैं कि हर चीज इसमें बढ़ जाती है। इसमें काम इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये काम एक ही व्यक्ति करे, क्योंकि लोगों की तो कमी यहां पर है नहीं, या फिर आप ज्यादा लोगों से ये काम कराएं, ये एक सवाल आता है। तो सोनिका, इसको कैसे देखे जाए कि ठीक है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप 24 घंटे काम कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप उतने लोग रख लीजिए, 1 घंटे को एक्सटेंडेड 1 आवर करा के क्या ये समस्या बेहतर तरीके से हल होती है? या जैसा भी कह रहे हैं जॉब का भी तो यहाँ इशू है, या एक और शिफ्ट जोड़ के वो समस्या ज्यादा बेहतर तरीके से हल होती है? देखिए, इसमें एक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंट्री में आए ये तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ लोगों से ज्यादा काम कराने से नहीं आता। आई थिंक अगर हमको अपने आप को, इंडिया को डिफरेंशिएट करना है, तो कंपनीज बाकी इन्वेस्ट करेंगी अगर वो देखेंगी कि यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस है। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक और लीगल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस को सिंपलर करें, अगर फैक्ट्री बिठाना अगर सिंपलर हो, जो हमारा पेपर वर्क है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सिंपलर हो, अगर कोई बाहर से आके इंडिया में सेटल होके फैक्ट्री चलाना चाहे तो उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा हेल्थ केयर हो, आई थिंक ऑल दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2, लोगों से ज्यादा काम कराना। अभी अगर मैं आंध्र प्रदेश को ही देखूं, 15 to 29 years की एज में जो पॉपुलेशन है इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 45% एंड 50%, जिसमें से काफी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हम लोगों के ज्यादा जॉब्स बढ़ते हैं तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, जिससे से ज्यादा परिवार इम्पैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में ज्यादा खुशहाली बढ़े, और उससे इकोनॉमी पे ज्यादा हमारी फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करें और हमारी पॉपुलेशन को भी फायदा हो, वो लेना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग से उसकी क्षमता के से ज्यादा काम कराएं, तो एक फिजिकल स्ट्रेस पड़ता तो है ही बॉडी पे, एक इमोशनल स्ट्रेस भी आता है, एक मेंटल स्ट्रेस भी आता है, जहां पे लोग आजकल बात कर रहे हैं होलिस्टिक वेलबीइंग की। अगर आप बात करें आजकल CHRO, CEO, सब लोग, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक वेलबीइंग एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू ड्राइव। यहाँ पर हम बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं कि ज्यादा काम करा के जो, जहाँ पे बर्नआउट हो सकता है, जहाँ पे कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके बिगर पिक्चर को देखें कि हाँ, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, बट हमारे लोगों की खुशहाली, उनकी वेलबींग, उसके जी। साथ भी बैलेंस करें। एक इसका विरोध सुनील जी इस आधार पे भी हो रहा है कि ट्रेड यूनियंस या जो यूनियंस होंगे वहां पे काम करने वालों के, वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आई थिंक दूसरे स्टेट्स का आप बताएंगे मुझे, 8 घंटे से करीब 1 दशक पहले 8 घंटे से बढ़ा के 9 घंटे किया गया था आंध्रा के अंदर, अब उसे 9 से बढ़ा के 10 कर दिया गया। शायद बहुत सारे स्टेट है जिसमें अभी भी 8 होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप 8 घंटे कहते हैं तो काम कराया जाता है एक्चुअली में 10 घंटे। जब आप 10 घंटे कह देंगे तो काम कराया जाएगा 12 घंटे, क्योंकि इसका बिल्कुल शब्दशः इंप्लीमेंटेशन होगा कि 10 घंटे मतलब डॉट आदमी 10 घंटे की शिफ्ट पूरी हुई निकल गया। शायद बहुत सारी जगह वो ना हो, इसलिए इसका काफी जगह विरोध हो रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम मेंटल वेल बीइंग की बात करें, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का भी स्टेटमेंट है और उनकी गवर्नमेंट का भी है कि इससे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी वो 10 घंटे जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या टोटल आवर में भी इंक्रीमेंट किया है 5 या 6 घंटे का, या टोटल आवर को बैलेंस रख के उन्होंने बोला है कि ठीक है आप 10 या 12 घंटे करके हफ्ते के टोटल आवर घंटे या महीने के इतने टोटल घंटे कर दीजिए। आई थिंक वो डिटेल्स अभी आनी है अभी उसके अंदर में। नंबर टू में अगर मैं ये देखूं आज के डेट में, और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कंपनी अगर उसको कॉम्पनसेट करती है, तो बिलीव मी 80% लोग ऐसे हैं जो 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। सी अल्टीमेटली गोल जो एक काम करने वाला होता है उसका होता है कि कितना ज्यादा वो अर्न कर सके। तो उसको मुझे लगता है कि फ्लो में अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा करना है तो शायद 20% लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, बट 80% तक लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ठीक है अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पे करोगे तो हम 1 घंटा एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो एक डिटेलिंग ये है। मैं इन दोनों एस्पेक्ट से थोड़ा ऊपर जाके देखना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो ग्लोबल सिनेरियोज बन रहा है वहां पे हम एक वर्कर्स की एफिशिएंसी, देखिए वेल बीइंग को लेके कोई डिबेट नहीं है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ईज ऑफ डूइंग द इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ही फिजिकल इन्वायरमेंट है या इस मोड ऑफ मेंटल इन्वायरमेंट है, वो सारी चीजों को डेफिनेटली एनालाइज किया जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 8 घंटे या 9 घंटे भी कहीं ना कहीं कल्चर से सेटअप हुआ है इस चीज को। और आज के डेट में देखिए इसके रिpercussion क्या क्या है। अगर यूरोपियन कंट्रीज आज के डेट में सर्टन आवर को लेके और वीकेंड को लेके बहुत ही स्टिफ है, तो उनकी इकोनॉमी नोज डाइव है, नीचे की तरफ है। जहां पे काम करते हैं लोग, मे बी आई मीन अगर एक दो ही कंट्री देख ले, हमारी कंट्री है या चाइना है जो भी है, तो वो कंट्री ज्यादा लेकिन ग्रो कर सुनील जी, रही है। क्या क्या ये क्लियर है कि उनकी जो इकोनॉमी में ब्लिप है या गिरावट है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों के काम के घंटे कम हो रहे हैं, या उसके कोई दूसरे रीजंस भी हैं? क्योंकि वो उनका मैक्सिमम घंटा है। उनका मैक्सिमम घंटे में वो 8 घंटे बोलते हैं तो वो 6 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं या 9 कर रहे हैं। हम देखिए ये तो एक सब्जेक्ट टू एनालिसिस एनालिटिक्स है। हम आज की डेट में कॉम्पिटिटिव दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हम बोले कि हम बहुत इंटेलिजेंस हैं या हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम कैसे वर्ल्ड को हर जगह थोड़ा 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 एडिशंस करने की जरूरत है। इसमें इम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब पे कोई डिबेट नहीं है। बट व्हाट डिफरेंट यू आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट डिफरेंट यू आर ऑफरिंग, आप क्या अलग दे रहे हैं कंपनीज को। आज के डेट में एक कंपनी उठ के कहीं दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आती है, वो आपकी एफिशिएंसी को काउंट करती है कि एक वर्कर मेरा इस कंट्री में इतने यूनिट्स बनाता है, इस कंट्री में कितने यूनिट बनाता है। या तो हम एफिशिएंसी को कंपेयर करें कि ठीक है हम किसी भी कंट्री से ज्यादा एफिशिएंट है पर आवर प्रोडक्शन में, पर डे प्रोडक्शन में, या पर 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 वीक प्रोडक्शन में। या तो उसको वैसे मेजर किया जाए या कुछ घंटे से मेजर किया जाए। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो एक एम्प्लॉयर के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए कि ये है कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो हमारा वर्कफोर्स फ्लेक्सिबल है 10 घंटे या 11 घंटे या 12 घंटे करने पे, सब्जेक्ट टू यू कॉम्पनसेट देम, और टोटल आवर इज दिस मच। और उसमें शायद वो चॉइस दिया जाए इंडिविजुअल्स को। क्योंकि आज के डेट में देखें तो हम सिर्फ 5 या 7 इकोनॉमी की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब शायद 185 190 देशों में हम सिर्फ 5 7 इकोनॉमी की बात करते हैं इंडिया के अंदर में। तो उन इकोनॉमी में हमको और कॉम्पिटिटिव होना है, तो उसमें एक ये स्टेप है या प्रपोजल है। मुझे लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस उसको कॉम्पनसेट करें तो जी। इंडिविजुअल्स को चॉइस दिया जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मुझे लगता है कि लोग विलिंगली करते हैं, मतलब हर जगह ठीक है, तो इसमें करते एक हैं। थोड़ा सा मेरा व्यू है, मैं सोनिका मैम के पास लेकर जाता हूं। मतलब ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, या बहुत ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इसको इतनी सी बात से शायद हम तुलना नहीं कर पाएंगे। कि एक मलेशियन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है जो कि हमारी ही तरह की थी, और बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड, उन्होंने अपना चीप लेबर दिया, सब कुछ दिया, वहाँ बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब 30-40 साल बाद जब उनका मॉडल चला, तो अब वो उनके साथ भी हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अब दूसरे में दुनिया में दूसरे चीप स्पॉट्स बन गए हैं, जहाँ चीज़ें कंपनियाँ उठ के, जो अभी सुनील सर ने कहा, कल से हमसे कोई सस्ता, हमसे ज़्यादा काम करने वाला आएगा तो कंपनियाँ तो अपना फ़ायदा देखेंगी, वहाँ चली जाएंगी। लेकिन उसके उलट कोरियन इकोनॉमी है जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट की, नॉट इन टू आवर्स बट इनोवेशन पे, जो हमारे यहाँ अभी फिलहाल नहीं हो रही है। और ये जो चंद्रबाबू जी का मॉडल है, ये वही चीप लेबर वाला मॉडल है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत अभी आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नुकसान है। तो देखिए, आपको प्रोडक्टिविटी को नंबर ऑफ आवर्स में ना देख के, अगर हम उसको देखें कि हम कितना काम और कितना अच्छा काम और कितना वैल्यू एडिंग काम कर रहे हैं, और ये एक परफॉर्मेंस की डेफिनेशन, विपिन अगर आपने देखा होगा पोस्ट कोविड काफी सारी कंपनीज ने ये क्वेश्चन भी करना शुरू किया है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आउटकम मेजर करें या नंबर ऑफ आवर्स मेजर करें। तो
एक ये बहुत अच्छा लार्जर क्वेश्चन है कि अगर हमको अपना डिफरेंशिएशन दिखाना है, क्या हम इंडियंस का जो एक क्वालिटी ऑफ टैलेंट है, जो हमारा स्किल सेट है, क्या हम उसको आगे दिखाएं? क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ये सारी जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एआई स्किल्स वगैरह हैं, उसको बिल्ड इन करके उसको एक अट्रैक्शन हब सेइंग कि हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और हम टैलेंट एक्सपोर्टर्स भी बन सकते हैं, हम यहाँ पर टैलेंट हब भी बना सकते हैं, एक सेंट्रलाइज टैलेंट पूल हो सकता है, दैट कैन बी अ वेरी गुड रीजन रादर देन सेइंग एंड in fact increase employment रादर सेम कि इतनी लंबी देर काम किया जाए। और मैं दूसरी चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि हम लोग अभी फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं और प्राइवेट के बारे में भी बात करी। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई टाइम है ही नहीं ना। हम एक जाने का, एक कॉर्पोरेट में एक कहावत है कि ऑफिस आने का टाइम है, घर वापस जाने का टाइम नहीं है। राइट। ये जो 9 घंटे 8 घंटे का डिस्कशन हो रहा है, इसको तो प्राइवेट सेक्टर के लिए हम छोड़ ही दें, क्योंकि जितना काम होता है वो तो खत्म करके जाना होता है। और फिर आजकल कोविड के बाद से तो ये लाइन भी ब्लर हो गई है, किसी भी टाइम पे फोन आ जाता है, बंदा मतलब लोग लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं कि अभी ये मेल भेजनी है, अभी ये प्रपोजल भेजना है, अभी ये डेटा क्रंच करके भेजना है। वीकेंड्स में भी कई बार लोग काम कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में तो इन एनी केस ये लाइन ब्लर हुई हुई है। जी मैम। क्या तो एक सवाल मेरा ये होगा वापस कि इस पॉइंट के बाद अगर हम ये डाल देंगे कि 9 घंटे काम करना है, तो क्या वापस ये भी होगा कि उस 9 घंटे के बाद एक वर्कर या एक एम्प्लॉय बोल सकता है बस मेरा टाइम बंद? नहीं, वैलिड पॉइंट। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि इस चर्चा शायद बहुत ज्यादा समय मांगती है, लेकिन हम तो इसको एक छोटे फॉर्मेट में लेकर आए। 1 घंटे बैठते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, बट फिर भी कंप्लीट करेंगे इसको। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे कि हम किस अप्रोच को पकड़ें। काम कर लेने में 1 घंटे में भी चलिए, कोई बुराई नहीं है, बट इज द अप्रोच राइट? इज द आउटकम वो होगा जो हम सोचते हैं? छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
10 घंटे काम, फायदा नुकसान, बड़ी बहस यहां पर हो रही है। आंध्रा में ये इनिशिएटिव लेने की बात हो रही है और ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई। अब समय बहुत ही कम रहेगा, हार्डली 3 या 4 मिनट, तो छोटे छोटे आंसर अपेक्षित है। सुनील साहब, एक चीज कि जब आंध्रा गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है और वो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, तो फिर तो सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वहां से फाइलें जितनी जल्दी पास होगी तो उतनी जल्दी प्रोजेक्ट आएंगे, उतनी जल्दी काम होगा। दूसरी तरफ तो आपने बढ़ा दी, लेकिन सरकार के लिए भी फिर बढ़ा देना चाहिए था। मुझे तो लगता है सरकारी लोगों से तो 9 घंटे भी काम ले ले तो बहुत जल्दी फाइल बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उनके लिए तो घंटे एक नाम के लिए है। तो ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है मुझे, हालांकि मैं इनमें सबको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई है कि एफिशिएंसी स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट। तो जब तक अगर किसी बिजनेस को आपको प्रमोट करना है और वहां पे अगर आप एफिशिएंसी रेगुलेशंस में, जो आपका ब्यूरोक्रेसी है वहां पे, और वहां पे रूटीन में नहीं आएगा, तो अगर वहां पे अगर वो, तो मुझे लगता है कि 8-9 घंटे भी काम करके अगर फाइल को मूव करते चले जाए तो सारा का सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें अपने आप एफिशिएंसी में आ जाएंगी। तो आप सही हैं, बट उनके, मुझे तो लगता है उनके घंटे बढ़ाने से पहले सबसे जरूरी है कि उनके जितने घंटे हैं उतने में उनसे काम लिया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। वहां पे एफिशिएंसी जैसे ही बढ़ेगी आगे सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और जरूरी है कि वहां पे जी काम हो रहा है, आप जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। ये हर गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए वहां पे ठीक है। गवर्नमेंट। जी सोनिका, एट लास्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ये जो उनकी आईटी और जीसीसी 4.0 पॉलिसी है उसको अलाइन कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे होगा ये। देखिए, इसमें मेरा सुझाव ये रहेगा कि देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री बॉडीज होती हैं और स्टेट लेवल पे भी होंगी। पीएचडी कॉमर्स है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फिक्की की बॉडी है, सीआईआई है, जिसमें बहुत सारे सीएचआरओ, सीआईओ, सीटीओज और सीईओज मेंबर्स होते हैं। मुझे लगता है ये एक इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये समझना कि वर्क लाइफ बैलेंस, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज कैसे इंटीग्रेट होते हैं, ये किस तरह से प्रभावित होते हैं, ये एक समझ के फिर इसके साथ आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि जब हम जैसे बात करते हैं कि रात की शिफ्ट 7 से 9 बजे तक होगी, इसलिए विमेन इंक्लूजन पे भी इम्पैक्ट आएगा, ये भी मैंने पढ़ा था। लेकिन जी जी इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स क्या हैं, हम किस तरह से बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। एक ओवर टाइम का भी लिमिट 75 आवर्स से 144 कर दिया। तो मुझे बहुत ठीक से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आई थिंक इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि अब समय मैम खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ ये चीजें ऐसा लगा जैसे थोड़ी जल्दबाजी में ड्राफ्ट की गई और आ गई। आप ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट रही है, चंद्रबाबू भी एक प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते रहे, नो डाउट। एक पर्सपेक्टिव वो भी है जो यहाँ सुनील साहब ने दिया, लेकिन एक जो बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए और एक जो लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी सी निराश करती है यहाँ पे। वेल, जैसे जैसे इसकी बातें सामने आएगी हम शायद थोड़ा इसको और जान पाएंगे एग्जैक्टली इसके फाइन प्रिंट्स क्या हैं। जैसा मैंने कहा था, शायद आधे घंटे में इसको पूरी तरह ना समझ सकते हैं ना बता सकते, ब्रॉड गाइडलाइन पर बात कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग आवर्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में क्या रिलेशनशिप है। फिलहाल के लिए सुनील जी, सोनिका जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन दोबारा जल्दी इस पर बात करेंगे थोड़े और फाइन प्रिंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।